हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अभ्यास सीरीज़ ऑफ डीएनएस एजुकेयर। तो इस सीरीज़ में हम लोग कर रहे थे एमसीक्यू प्रैक्टिसेस और ये भी बोला गया था कि कुछ कॉलेजेस के प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन यहाँ पर करवाए जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम से। बेसिकली ये यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, लेकिन क्योंकि आपके अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो सिलेबस हैं वो भी बीकॉम का सिलेबस बिल्कुल मैच है। ठीक है, 99% जो आपके टॉपिक्स हैं वो मैच करते हैं, तो इसमें जो एमसीक्यू हैं वो भी आपके लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि उस यूनिवर्सिटी के हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी देरी हम लोग करते हैं स्टार्ट। 150 क्वेश्चन का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो उसको आज की वीडियो में ही हम लोग ख़त्म कर देंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष क्या था। ठीक है, बेसिकली वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम आपको पता है मनी सिस्टम से पहले का सिस्टम था जहाँ पर गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे। राइट, एक गुड्स के बाद दूसरा गुड्स दिया जा रहा है, चावल के बदले चीनी, चीनी के बदले गेहूँ, इस तरह से। तो इसमें डबल कोइंसिडेंस की दिक्कत आती थी क्या? जी बिल्कुल आती थी। स्टोर और वैल्यू कि भाई किसी भी चीज़ को हम कितना भी स्टोर कर लें एट लास्ट वो ख़राब हो ही जाएगी, तो वैल्यू को स्टोर करने में दिक्कत आती थी। बिल्कुल आती थी। मेज़रमेंट ऑफ वैल्यू की दिक्कत आती थी। जी बिल्कुल आती थी। क्यों? क्योंकि भाई कितने चावल के बदले कितनी चीनी दी जाए, दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम। मतलब कितनी वस्तु के बदले कितनी वस्तु दी जाए, ये एक बड़ा टास्क था। मेज़रमेंट ऑफ वैल्यू एक बड़ा टास्क था। सो ऑल ऑफ दीज विल बी दी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रेडिट मनी। निम्न में से कौन सा साख मुद्रा मानी जाती है या क्रेडिट मनी मानी जाती है? तो बेसिकली चेक या ड्राफ्ट आपकी क्रेडिट मनी है। एक आप उस टाइम तो पेमेंट के मोड की तरह यूज़ कर रहे हो, बट वो एक्चुअल पेमेंट नहीं हो रहा है। राइट, पेमेंट उसका बाद में होगा। ऐसे ही प्रॉमिसरी नोट भी सेम चीज़ है, एंड एक्सचेंज नोट भी आप या एक्सचेंज बिल्स भी आपके जो बीई होते हैं वो भी आपका क्रेडिट मनी ही होता है। तो ऑल ऑफ दीज विल बी दी आंसर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नियर मनी। देखो, नियर मनी क्या होता है? नियर मनी ऐसी फॉर्म ऑफ मनी होती है जो मनी नहीं होती, लेकिन उसको मनी में बहुत जल्दी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, देखो क्रेडिट मनी क्या है कि उस टाइम पर तो हम उधार में खरीद रहे हैं लेकिन उसका पेमेंट इन फ्यूचर होगा, वो होता है क्रेडिट मनी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, ड्राफ्ट्स हो गए, ये आपके जो है वो क्रेडिट मनी होते हैं। नियर मनी कि भाई आपको मनी के जैसा ही कुछ दिया जा रहा है जिसको आप क्विकली फटाफट से जो है वो मनी में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। बॉन्ड्स, जी हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी भी एंड सिक्योरिटीज़ भी। सो ऑल ऑफ दीज विल बी दी आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मनी। मनी का क्या फीचर है? तो देखो यहाँ पर उन्होंने ए आंसर लगाया है। आप एक और ये चीज़ भी ध्यान रखने की ज़रूरी नहीं है कि ऑल ऑफ दीज लिखा है तो ऑल ऑफ दीज ही आंसर हो, और ज़रूरी नहीं है कि ऑल ऑफ दीज लिखा है तो वो कन्फ्यूज़न के लिए ही हो। ऑल ऑफ दीज आंसर हो भी सकता है। सामान्यतः स्वीकार की जाती है। जी बिल्कुल की जाती है। होमोजीनियस यूनिट होती है, सजातीय इकाइयाँ होती हैं, मतलब एक तरह का होता है भाई, 1 रुपया और दूसरा 1 रुपये की वैल्यू बराबर होगी, एक 10 रुपये और 10 रुपये की वैल्यू बराबर होगी। जी हाँ, होमोजीनियस यूनिट्स हैं। एंड लिक्विड असेट्स में ही तो आती हैं आपका कैश। लिक्विड असेट्स, लिक्विडिटी का मतलब क्या है? कैश को अपने पास रखना। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज विल बी दी आंसर। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में, अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है, विनियोजन को बढ़ावा देना है या निवेश को बढ़ावा देना है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सीआरआर को रिड्यूस कर देगा, सीआरआर को बढ़ा देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा मार्केट में, या बैंक रेट बढ़ा देगा। तो बेसिकली ओपन मार्केट में जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेल की जाएंगी बाय द आरबीआई, तो लोग क्या करेंगे? इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। देखो सीआरआर जो और बैंक रेट्स जो होती हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं क्रेडिट से, कि कितना क्रेडिट लेंगे लोग।
क्रेडिट कम लेंगे, क्रेडिट ज़्यादा लेंगे, मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा, मनी सर्कुलेशन कम होगा। इन्वेस्टमेंट जो इफेक्ट करता है वो करता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, खुले बाजार की जो क्रियाएं आरबीआई करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचना और ख़रीदना, उससे इफेक्ट होती है आपकी इन्वेस्टमेंट। तो भाई अगर हम सिक्योरिटी, आरबीआई सिक्योरिटी बेचेगा तो जनता खरीदेगी, तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इकोनॉमी में, ठीक है। तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लीडिंग पर्पस, वह संस्था जो डिपॉजिट लेती है उधार देने के लिए, तो ये है आपका कॉमर्शियल बैंक्स। डिपॉजिट्स लेती हैं, उसको उधार दे देती हैं, कुछ पोर्शन अपने पास लिक्विड में रख के, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक का काम क्या है, डिपॉजिट लेना, जी हाँ। क्रेडिट क्रिएशन, साख निर्माण, ये आपने बैंकिंग में पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो समझे कि भाई बैंक क्या करती है, जितना पैसा उसके पास है उसमें से एक कुछ उसको आरबीआई के पास रखना पड़ता है, कुछ उसे अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, ताकि जब जो जनता है, मतलब जिसका अकाउंट है, वो अगर मांगने आए तो उनकी डिमांड को फुलफ़िल किया जा सके, ठीक है। बाकी वो दोबारा से लोन दे देती हैं, उस लोन को भी वो हाथ में नहीं देते, उसका भी एक अकाउंट खोलते हैं जिसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं, उसमें से भी कुछ पोर्शन लिक्विड में रख के बाकी उधार दे देता है। तो बार बार एक ही पैसे को जो है वो क्रेडिट के तौर पर दे देता है, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। तो ये काम भी कॉमर्शियल बैंक जो है वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एजेंसी फंक्शन। जो बैंक है वो एज अ एजेंट हमारे यहाँ काम करता, हमारे लिए काम करता है, जैसे चेक्स का पेमेंट लेना, चेक्स का पेमेंट देना, बिल्स पे करना, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज विल बी दी आंसर। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को कैसे बढ़ाएगा सेंट्रल बैंक, तो देखो रेपो रेट को बढ़ा देगा। रेपो रेट क्या होती है, जिस पर आरबीआई दूसरी बैंक्स के, कॉमर्शियल बैंक्स के बिल्स को रीडिस्काउंट कर रहा है। अगर ये रेट बढ़ जाएगी तो लोग कम, जो बैंक्स हैं वो कम डिस्काउंटेड करवाएंगे और एक्सेप्ट भी कम करेंगे, और बैंक्स अगर जो बिल्स हैं उन्हें कम एक्सेप्ट करेंगे तो लोग बिल लिखना कम कर देंगे, तो क्रेडिट कम हो जाएगा, तो राइज नहीं। अगर डिक्रीज होता तो हम मान लेते, ठीक है। नेक्स्ट, राइजिंग रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है, जहाँ से बैंक आरबीआई जो है वो बैंक्स से लोन ले रही है, बैंक लोन दे रही है, तो अगर ये रेट बढ़ जाएगी तो बैंक जनता को लोन ना देकर एक सिक्योर्ड प्लेस पर लोन देगी, जो कि है आरबीआई, ठीक है। तो ये भी राइजिंग के टाइम पर नहीं होता। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करना, अगर आरबीआई मार्केट से सिक्योरिटीज़ बाय कर लेगी तो पैसा जनता के पास अवेलेबल हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली बैंक्स के पास अवेलेबल हो जाएगा, एंड क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदना जो है वो क्रेडिट अवेलेबिलिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिविंग परमिशन टू द विड्रॉ मनी बाय एन अमाउंट मोर देन डिपॉजिटेड नोन एज, अगर जितना पैसा आपके अकाउंट में जमा है उससे ज़्यादा निकालने के लिए आपको परमिशन मिल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ये एक तरह का लोन देने का तरीका है, इसे जो कस्टमर है उसे बैंक को वापस देना होता है विथ इंटरेस्ट। नेक्स्ट, हु सर्कुलेट्स ऑल मिंट एंड 1 रुपी नोट इन इंडिया। देखो ऑल मिंट मतलब कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट इन इंडिया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इशू करती है। आरबीआई बचे हुए सारे नोट इशू करती है। अगर आपसे पूछा जाए 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के नोट पर साइन किसका होता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर का मत लिखना, फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, वित्त सचिव का होता है, ठीक है। और कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया, इट वाज स्टार्टेड इन 1956 एक्चुअली, ठीक है, लेकिन नियर बाय आंसर लगाएंगे क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो 1957। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता क्या है, इसमें गवर्नमेंट को एक मिनिमम रिजर्व आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जिसके बेस पर वो उससे कितने भी नोट इशू करवा सकती है। तो फिलहाल हमारे देश का जो रिज़र्व है वो 200 करोड़ रुपए का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन, जो इंडिया का मॉनेटरी सिस्टम है वो किस पर बेस्ड है, वो बेस्ड है आपका क्रेडिट मनी स्टैंडर्ड,
ठीक है, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया 200 रुपये का कोष है, बाकी आप कितना भी इशू करवा सकती है गवर्नमेंट, तो ये आपका क्रेडिट मनी कहलाता है। ठीक है, क्रेडिट मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपेक्स बैंक इन इंडिया? सबको पता होगा आरबीआई। अच्छा, आरबीआई के बारे में और चीज़ें भी जान लो। आरबीआई का जो एक्ट है वो है आपका आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। आज़ादी के दिन, आज़ादी वाले ईयर मतलब 1947 तक ये म्यांमार का भी सेंट्रल बैंक की तरह काम कर रहा था, एंड 1948 तक ये पाकिस्तान के बैंक की सेंट्रल बैंक की तरह भी काम कर रहा था। एंड जब दोनों का बंद कर दिया तो 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया, गवर्नमेंट ने इसे अपने अंडर ले लिया। ठीक है, जिसमें पहले शेयर्स पर डिपेंडेंट था ना, तो गवर्नमेंट ने इसके हर 100 रुपये के शेयर के लिए 118.5 मतलब 118.5 रुपये का पेमेंट किया था। अब वो थ्रू बॉन्ड्स भी था, थ्रू कैश भी था। ठीक है, दोनों मिक्स था। चलो नेक्स्ट, हु हैज़ द राइट ऑफ इशूइंग नोट? सेंट्रल बैंक। हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक क्या काम करता है? बैंक नोट इशू करता है? जी बिल्कुल करता है। गवर्नमेंट का बैंक है? जी बिल्कुल है। सप्लाई एंड कंट्रोल ऑफ मनी? मनी सप्लाई एंड मनी कंट्रोल? जी बिल्कुल करता है। मनी सप्लाई करता है नोट छाप के, मनी कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी बना के। सो ऑल ऑफ दीज विल बी दी आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट द कॉमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप विथ आरबीआई, हैज़ टू कीप विथ आरबीआई। अभी मैंने बताया था कि जितना भी डिपॉजिट होता है उसे कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, कुछ हिस्सा अपने पास रखना पड़ता है। जो आरबीआई के पास है वो सिक्योरिटी पर्पस से है, और जो अपने पास है वो इस पर्पस से है कि भाई वो अगर कस्टमर लेने आ जाए, विड्रॉ करने आ जाए तो हमारे पास अवेलेबल हो। तो जो उसे आरबीआई के पास रखना होता है वो होता है सीआरआर, तो आंसर तो होगा सीआरआर। लेकिन जो खुद के पास रखना होता है वो होता है एसएलआर, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या आता है? देखो, बैंक्स के पास ना दो तरह की डिपॉजिट होती हैं, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो पैसा है जो कस्टमर जब चाहे तब निकाल सकता है। टाइम डिपॉजिट वो पैसा है जो एक टाइम के बाद ही निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे पहले निकालेंगे तो कुछ कम ही मिलेगा। तो डिमांड डिपॉजिट में आते हैं आपके सेविंग्स अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, एंड टाइम डिपॉजिट में आते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब एफडी, और रिकरिंग डिपॉजिट मतलब आरडी। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर बार्टर सिस्टम? अगर किसी एरिया में बार्टर सिस्टम रखना है तो क्या होना आवश्यक है? आवश्यकताएं जो हो वो सीमित हो? जी बिल्कुल। एरिया भी सीमित हो? ठीक है। थोड़ी सी बैकवर्ड सोसाइटी हो? सिंपल सी बात है, ये भी होना चाहिए, वरना मनी इंट्रोड्यूस हो चुकी है तो बार्टर सिस्टम काम नहीं करेगा। सो ऑल ऑफ दीज विल बी दी आंसर। ठीक है, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ द बार्टर सिस्टम? ऑल ऑफ अबव होगा आंसर, क्योंकि सिंपल है, म्यूचुअल कॉपरेशन बढ़ता है इससे, एंड इकोनॉमिक जो डिस्पार्टीज़ हैं वो नहीं होती हैं, हर सब लोग के साथ में बराबर ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द डिफ़िकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम? विच वन इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम? भाई ऊपर भी आ गया था ये क्वेश्चन वैसे तो, बट कोई नहीं, यहाँ पे और डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। डबल कोइंसिडेंस, जी दो लोग ऐसे मिलना ज़रूरी है जिसको सेम नीड हो। अगर मुझे चीनी देनी है और चावल चाहिए तो सामने वाले के पास चावल हो और चीनी देनी हो और चावल चाहिए हो। ठीक है, डिवीज़न ऑफ द गुड्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बांट नहीं सकते। एक गाय है, गाय के बदले अगर हमें 4-5 चीज़ें चाहिए तो हमें एक ही ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसको वो गाय भी चाहिए, वो सब चीज़ें उसके पास हो। ठीक है, तो हम उस चीज़ को डिविजिबिलिटी का दिक्कत आता है, एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का भी दिक्कत आता है। सो ऑल ऑफ दीज विल बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी इवोल्यूशन? मनी कैसे बनी? सबसे पहले आई थी कमोडिटी मनी। ठीक है, कमोडिटी मनी मतलब जो गुड्स के बदले गुड्स जा रहा था। फिर आया था मेटल मनी, जहाँ पर सोना, चांदी, पीतल, तांबा इन सब की मनी बना था। देन पेपर मनी, नोट, एंड अब चल रहा है क्रेडिट मनी, जहाँ पर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, यूपीआईज
इसके आगे डिजिटल मनी भी आ सकता है, ठीक है, डिजिटल मनी भी आ सकता है। सो बी इज़ दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी इज़ व्हाट मनी डज। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये किसका कथन है? ये कथन है आपका कीन्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन। देखो मनी के ना दो प्राइमरी फंक्शन हैं, जैसे बैंक के भी मेनली दो प्राइमरी फंक्शन है, डिपॉजिट लेना, लोन देना। मनी के भी दो प्राइमरी फंक्शन है, एक्सचेंज का काम करना और वैल्यू का मेज़र करना। सो बोथ ए एंड बी विल बी दी आंसर। इसके अलावा जो बाकी सब काम है वो सेकेंडरी काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकेंडरी भी आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी फंक्शन ऑफ आरबीआई टू मेक डिफर्ड पेमेंट्स। जी बिल्कुल, क्योंकि ये प्राइमरी नहीं है। स्टोर ऑफ वैल्यू प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी होगा। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी होगा। सो ऑल ऑफ दीज विल बी दी आंसर। नेक्स्ट, मुद्रा वह धुरी है जिसके ओर पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो चक्कर लगाती है। ये भी स्टेटमेंट जो है वो आपका कीन्स का ही है, ठीक है। स्टेटमेंट्स ऐसे बहुत सारे आते हैं, स्टेटमेंट्स आप मेन पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आप बाकी सिलेबस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बैंक ऑफ द पब्लिक। सार्वजनिक बैंक कौन सा है? देखो सेंट्रल बैंक तो सार्वजनिक बैंक नहीं है, ठीक है। सार्वजनिक बैंक है क्या? नहीं, ये एक सरकारी बैंक है, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो प्राइवेट बैंक भी हो सकते हैं एंड पब्लिक बैंक भी हो सकते हैं। सेंट्रल बैंक जो है वो आपका गवर्नमेंट बैंक है या सेंट्रल बैंक है हमारा आरबीआई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक्स। अभी बताया था कि भाई लोन डिपॉजिट लेना, लोन देना, और इसी के लिए तो हम मतलब इसी चीज़ से तो क्रेडिट क्रिएशन होता है, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज विल बी दी आंसर। नेक्स्ट, कॉमर्शियल बैंक्स कैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं? करंट अकाउंट खोलते हैं, सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, टाइम डिपॉजिट में मतलब एफडी और आरडी खोलते हैं, तो ऑल ऑफ दीज विल बी दी आंसर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ लोन इज़ एडवांस्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक किस तरह से लोन देते हैं? कैश क्रेडिट मिलता है, ओवरड्राफ्ट मिलता है, लोन एंड एडवांसेस मिलता है, तो ऑल ऑफ दीज विल बी दी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो बेटा जी जो प्राइमरी फंक्शन नहीं है वो सेकेंडरी बैंक फंक्शन है। एजेंसी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन एंड सोशल फंक्शन, ये तीनों ही आपके जो है वो सेकेंडरी फंक्शन है। अच्छा, ये जो पीडीएफ है विथ मार्किंग ऑफ आंसर्स आपको मिल जाएगा डीएनएस एजुकेयर ऐप पर, आपको बस डाउनलोड करना है एंड फ्री वाले सेक्शन में जाकर, मतलब फोल्डर्स में जो एमसीक्यू वाला सेशन है उसमें फ्री सेशन में आपको सारी एमसीक्यू की वीडियोस, पीडीएफ एंड जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनकी पीडीएफ विथ आंसर्स जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन क्या है भाई? कि भाई हम वो काम करते लेकिन बैंक हमारे बिहाफ पर वो काम कर रहा है, तो एक्ट एज ट्रस्टी, ठीक है। देखो ये दोनों जो हैं वो उसके प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। लॉकर फैसिलिटी उसका जर्नल यूटिलिटी फंक्शन है। अगर वो हमारे ट्रस्टी की तरह काम कर रहा है तो क्या होगा? तो बेसिकली वो हमारे एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, सीआरआर होने पर क्रेडिट बढ़ जाती है। चलो एक इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ के देख लेना क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्रेडिट मनी इज़ इंक्रीज, देखो वहाँ पर क्या माना जाएगा? क्रेडिट या साख मुद्रा जो है वो बढ़ी हुई मानी जाती है जब सीआरआर, इस तरह से लिखना चाहिए था ना, तो क्रेडिट मनी इज़ इंक्रीज्ड व्हेन सीआरआर। देखो सीआरआर क्या है, अभी ऊपर पढ़ा था, सीआरआर वो मनी है जो बैंक को आरबीआई के पास रखनी है एज डिपॉजिट, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो अगर सीआरआर बढ़ा देगी आरबीआई तो एक तरह से बैंक के पास कम पैसा बचेगा क्रेडिट देने के लिए, और सीआरआर कम कर देगी तो ज़्यादा बचेगा। तो क्रेडिट अगर ज़्यादा हो रहा है तो सीआरआर को क्या होना पड़ेगा? गिरना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये बोथ ए एंड बी एंड ऑल ऑफ दीज को सोच समझ कर मार्क करना, ऐसा नहीं है कि हर जगह ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है भाई? नोट इशू करने की मोनोपोली है इसके पास, जी बिल्कुल है। गवर्नमेंट का बैंक है, बिल्कुल है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन है, मतलब मेन संरक्षक जो है फॉरेन एक्सचेंज का वो है, जी बिल्कुल है। सो ऑल ऑफ दीज विल बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ दी मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। देश में साख के नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो प्राइस को स्टेबल बनाए रखना भी है, एक्सचेंज रेट को स्टेबल बनाए रखना भी है, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ना घटना प्राइस रेट को और एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करता है। प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना या घटाना, डिमांड को बढ़ाना या घटाना भी इसका रीज़न हो सकता है। सो ऑल ऑफ दीज विल बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ ट्रू, निम्न में से क्या ट्रू है? बैंक रेट इज़ अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक इज़ रेडी टू गिव क्रेडिट टू कॉमर्शियल बैंक। ये तो ठीक है भाई, इस बैंक रेट वो रेट है जहाँ पर आरबीआई जो है वो बैंक्स को लोन दे रहा है विदाउट सिक्योरिटीज़ लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। बैंक रेट एंड इंटरेस्ट रेट आर डिफरेंट, जी बिल्कुल डिफरेंट है। बैंक रेट होती है आरबीआई द्वारा डिसाइड कि भाई आरबीआई कितने पर लोन देगा, और इंटरेस्ट रेट होती है बैंक्स की कि बैंक्स कितने पर लोन देंगी, किसको, नॉर्मल पब्लिक को। बैंक रेट इज़ द डिस्काउंट रेट ऑफ द सेंट्रल बैंक, जी बिल्कुल, कि भाई बैंक रेट कितने पर डिस्काउंटेड करेगा उनके बिल्स। तो ऑल ऑफ दीज विल बी दी आंसर। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ क्वान्टिटेटिव मैथड। तो बेटा जी जितने भी रेट ओपन मार्केट से जो भी रेट्स हैं एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे आपके क्वांटिटेटिव या इसको हम ऑब्जेक्टिव मेथड भी बोलते हैं, मनी कंट्रोल के या मनी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के। मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, ठीक है, राशनिंग, ये सब आपका सब्जेक्टिव मेथड्स में आते हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स में आते हैं। सो बी विल बी दी आंसर। नेक्स्ट, एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स परसेंटेज ऑफ इज असेट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश। ऊपर पढ़ा था ना कि भाई अपने पास कुछ कैश के फॉर्म में रखना है, SLR कहलाता है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जी अभी बताया था 35 में हुई थी। 47 में क्या हुआ था? उसने म्यांमार के सेंट्रल बैंक की तरह काम करना बंद कर दिया था। 37 में क्या हुआ था? उसका हेड ऑफिस कैलकाटा से मुंबई ट्रांसफ़र हो गया था, ठीक है। तो अभी हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी इज़ रिलेटेड विथ, मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड है? पब्लिक डेट से, क्योंकि क्रेडिट कंट्रोल होता है जिससे पब्लिक को कितना डेट जाएगा नहीं जाएगा वो डिसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्वालिटेटिव मेथड? जी बेटा, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वांटिटेटिव है, बैंक रेट क्वांटिटेटिव है, CRR क्वांटिटेटिव है, तो रिस्ट्रिक्शन ऑन कस्टमर क्रेडिट आपका क्वालिटेटिव है। नेक्स्ट, विथ विच नरसिम्हा कमेटी इज रिलेटेड टू? नरसिम्हा कमेटी आपकी कनेक्टेड है बैंक रिफॉर्म्स से। नेक्स्ट, हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम? मतलब अपेक्स बॉडी कौन है, संरक्षक कौन है? आपका RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स कब से स्टार्ट हुए थे? ये स्टार्ट हुए थे 1969 से, जब 14 बैंक्स का जो है वो नेशनलाइजेशन कर दिया था ताकि बैंकिंग व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रिवाइवल एंड रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ वीक बैंक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर विच कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड? द कमेटी वॉज नरसिम्हम कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन 1995, ठीक है। बैंकिंग लोकपाल योजना जो है वो 1995 में आई थी। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ऊपर पढ़ा था भाई, फॉरेन एक्सचेंज, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी, सेम क्वेश्चन है, ये सभी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, हु रेगुलेट्स दी मनी सप्लाई? मनी सप्लाई कौन करता है, नोट इशू कौन करता है? RBI। अब तो ये क्वेश्चन रट्टे जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 बिग शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया वर नेशनलाइज्ड। 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, कब? 1969 में। उसके बाद कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ? 1980 में हुआ था 6 बैंकों का। प्रेजेंट फिर ये हो गया 14 + 6 बन गई 20, फिर एक बैंक को मर्ज कर दिया गया था, फिर हो गई थी 19। लेकिन प्रेजेंट टाइम में, आज के टाइम में नेशनल बैंक्स की संख्या क्या है? वो है आपकी 12, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले निर्मला सीतारमन जो कि हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, उन्होंने इस मर्जर को अनाउंस किया था, जिसके बेस पर बहुत सारी बैंक्स को मर्ज कर दिया गया था और अब सिर्फ 12 बैंक्स हैं जो कि नेशनलाइज्ड बैंक हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नरसिम्हम कमेटी जो है वो किससे संबंधित है?
बैंकिंग में इम्प्रूवमेंट से संबंधित है। देखो घुमा घुमा के सेम क्वेश्चन सेम पेपर में पूछा है, ये बहुत बड़ा आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज इंक्लूडेड इन दी परव्यू ऑफ बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम। बेसिकली शेड्यूल बैंक के बारे में इन्होंने बात की थी, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बात की थी, कॉमर्शियल बैंक के बारे में बात की थी, पूरे बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात की थी। सो ऑल ऑफ दीज विल बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following business organization there is separation of ownership and management। तो बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता, ओनरशिप एक है, मैनेजर भी वही है। पार्टनरशिप में भी नहीं होता, वही पार्टनर्स जो है वो मैनेज करते हैं। HUF में भी नहीं होता, क्योंकि जो करता है वो मैनेज कर रहा है वो ओनर है, बाकी मेंबर्स भी मैनेज करते हैं वो भी ओनर्स हैं। कंपनी में होता है, क्योंकि ओनरशिप किसके पास है, शेयर होल्डर्स के पास, एंड मैनेजमेंट किसके पास है, आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो डायरेक्टर्स नियुक्त किए जाते हैं उनके पास, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता का दायित्व कैसा होता है। व्हाट इज़ द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इन हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली। तो ये सब ने पढ़ा है भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, और हमने क्लासेस में भी पढ़ा है कि कर्ता की अलावा सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो वन मैन वन वोट का प्रिंसिपल फॉलो करती हैं। एक पर्सन जिसके पास कितनी भी इक्विटी हो कोई मतलब नहीं है, भले वो 20% का मालिक हो फिर भी उसके पास एक वोट है, भले ही वो 2% का मालिक हो तब भी एक वोट है। 1 पर्सन 1 वोट की जो पॉलिसी है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में फॉलो की जाती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन सिलेक्ट करता है, भाई शेयर होल्डर्स सिलेक्ट करते हैं, और कई बार वो उनमें से ही होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो हैं या ओनर जो हैं, मेंबर्स जो हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो सब लोग मैनेजमेंट नहीं कर सकते, तो शेयर होल्डर्स द्वारा अपना डायरेक्टर्स चुने जाते हैं, जो कि 2 से 15 तक हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, एंड मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 15 हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, पार्टनरशिप अगर बैंकिंग है, ठीक है, इन अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैरिंग ऑन बैंकिंग बिजनेस, मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है भाई, 10। अगर कोई पार्टनरशिप में बैंक खोल रहा है, बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूड हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम में एंटर हो रहा है, तो मैक्सिमम 10 पार्टनर्स उसमें हो सकते हैं। नॉर्मली कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 50। ये कहाँ लिखा है, कंपनीज एक्ट में। पार्टनरशिप एक्ट में कितना है, कुछ नहीं है, लिखा ही नहीं है उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ पार्टनरशिप फर्म कंप्राइजिंग ऑफ प्रोफेशनल्स हु आर गवर्नड बाय अ सेपरेट एक्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन 50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं है वो। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सीड। तो भाई प्राइवेट कंपनी में होते हैं आपके 2 से 200, तो मैक्सिमम कितना हो गया, 200। और पब्लिक कंपनी होगी तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम चाहिए 7 एंड मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी शेयर। निम्न में से किस तरह के बिजनेस में प्रॉफिट को शेयर नहीं करना होता जी, सोल प्रोप्राइटरशिप में या एकल स्वामित्व में, पार्टनरशिप में भी होता है, कंपनी में भी होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the capital of a company is divided into number of part, each part is called a share, ठीक है। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। द हेड ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली इज कॉल्ड कर्ता, भाई बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं कभी कुछ तो। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड टू प्रोवाइड मेंबर्स रेजिडेंटल अकोमोडेशन एट द रीजनेबल रेट्स, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जाम्पल ऑफ, जी नाम से ही क्लियर है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को घर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, या रीजनेबल रेट्स पर घर दे रहा है। तो पहली बात है रीजनेबल रेट से आपको पता होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि वो भले के लिए काम कर रही है, एंड हाउस के लिए कर रहा है तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन इज अ पार्टनर ऑफ AB फर्म बट हिज एसोसिएशन इज अननोन टू जनरल पब्लिक। ऐसा पार्टनर जो जनरल पब्लिक को नहीं पता होता वो होता है सीक्रेट पार्टनर। ऐसा पार्टनर जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिव पार्टनर। ऐसा पार्टनर जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। स्टॉपल आगे आएगा इसलिए अभी नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट गिव एन इम्प्रेशन टू अदर दैट ही इज़ द पार्टनर ऑफ अ फर्म।
अगर मैं किसी फर्म की पार्टनर नहीं हूँ लेकिन थर्ड पार्टी से डील करते टाइम मैं ऐसा शो कर रही हूँ कि मैं उस फर्म की पार्टनर हूँ, तो मैं कौन कहलाऊँगी? मैं हो जाऊँगी पार्टनर बाय स्टॉपल, ठीक है। और अगर ये फर्म के लोग करें तो मतलब जो पार्टनर्स एक्चुअली हैं वो अगर ऐसा शो करें कि मैं पार्टनर हूँ और मैं कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करती हूँ, तब मैं कौन हो जाऊँगी? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। और ये दोनों ही टाइप हैं नॉमिनल पार्टनर के। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? जो एक्चुअली पार्टनर नहीं है बट वो प्रेजेंट हो रहा है एज पार्टनर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इज रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर एंड ही डज नॉट डिनाई सच इम्प्रेशन। देखो अभी आ गया होल्डिंग आउट, इसको ऐसे याद रखना, पार्टनर्स ने होल्ड कर लिया कि भाई तो ये भी हमारा पार्टनर है, तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मैं शो कर रही हूँ कि मैं पार्टनर्स हूँ, तो पार्टनर बाय स्टॉपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी, अभी बताया था ऊपर 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी, अरे जी 2 अभी ऊपर बात की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रपोज नेम ऑफ अ कंपनी इज़ नॉट कंसिडर्ड डिज़ायरेबल इफ़, किसी कंपनी का नाम नहीं दिया जाएगा उसे अगर वो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी हो, जी बिल्कुल। आइडेंशियल हो रहा हो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से, जी बिल्कुल। स्टैचुरी बॉडी से आइडेंशियल हो रहा हो, जी बिल्कुल। तो किन इनमें से सभी केसेस में उसको वो नाम नहीं दिया जाएगा। नाम किससे अप्रूव करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से, ठीक है। नेक्स्ट, अ प्रोस्पेक्टर और स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रोस्पेक्टर, भाई जो कंपनी पब्लिक को अपने शेयर इशू करेगी वही तो प्रोस्पेक्टर इशू करेगी, तो प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टर इशू नहीं करती है, पब्लिक कंपनी करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज विच आर, ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसको आप प्रारंभिक कॉन्ट्रैक्ट्स या प्रारंभिक अनुबंध कहते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो बिफोर इनकॉर्पोरेशन हुए हैं, कंपनी के बनने से पहले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वुड बी सूटेबल, निम्न में से कौन सा जो है वो पार्टनरशिप में जो है वो एक सूटेबल रहता है? तो सीए फर्म, बहुत सारे सीए जो हैं वो मिलकर, देखो नाम से ही है ना फर्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेसेस सोल प्रोप्राइटरशिप इज गुड, तो बेसिकली क्राफ्ट सेंटर, क्योंकि लीगल कंसल्टेंसी आपका पार्टनरशिप या फिर कोऑपरेटिव में जाता है। आयरन एंड स्टील जो है वो आपका बिग में चला जाता है, तो वो एचयूएफ में जाएगा या कंपनी में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दया भाग सिस्टम ऑफ एचयूएफ कहाँ चलता है? तो ये चलता है वेस्ट बंगाल में, एंड दूसरा वाला कहाँ चलता है? रेस्ट ऑफ द इंडिया में। नेक्स्ट, पार्टनरशिप किसके द्वारा गवर्न होती है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा गवर्न होती है, ये सबको पता है, ठीक है। क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से इन सबको किया है। एचयूएफ का कौन सा एक्ट है? हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द पार्टनर डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड द कैपिटल ऑफ द फर्म, भाई ऐसा पार्टनर जो कैपिटल नहीं देता है, तो वो होता है सारे नॉमिनल पार्टनर के ही दोनों टाइप्स हैं, है ना, इसलिए कि वो पार्टनर नहीं है, सिर्फ अपना नाम यूज़ करने की परमिशन दे रहा है, तो वो कैपिटल नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने आधा पेपर कर लिया है, 75 क्वेश्चन पहुँच चुके हैं हम लोग। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है? जहाँ पर कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड हो, बाकी सबकी अनलिमिटेड हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, कैसे भी आप कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, क्या जो है वो परिणाम हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर ना करवाने के? किसी के ऊपर सूट नहीं कर सकते, ठीक है, स्यू नहीं कर सकते किसी को, कोई हमारे ऊपर स्यू नहीं कर सकता, पार्टनर्स आपस में केस फाइल नहीं कर सकते, ये सारे ही प्रॉब्लम होते हैं अगर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप फर्म का जो पंजीकरण है वो ऐच्छिक है भाई, लेकिन अगर एलएलपी होगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगा, तो कंपलसरी होगा। और लिमिटेड लायबिलिटी का पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है? एलएलपी एक्ट 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट, सहकारी समिति अधिनियम 1912, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912, ठीक है। ये एक्ट अपने अच्छे से ध्यान रखने हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स अच्छे से ध्यान रखने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम लिमिट है आपकी 10, मिनिमम लिमिट है आपकी 10 अडल्ट होने चाहिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी
बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अमूल किसका एग्जाम्पल है आपका, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ सीक्रेसी किस में होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में या कॉर्पोरेट सोसाइटी में, दोनों में ही होती है, क्योंकि दोनों में ही देखो, पब्लिक में तो पब्लिक कंपनी में जो कंपनी है उसे अपने सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो पब्लिक में इशू करने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं। एंड कॉर्पोरेट सोसाइटी में जैसा कि कोई लिमिट नहीं है मेंबर्स की, तो सब लोग वो भी देख सकते हैं, दैट्स वाई दोनों में ही लैक ऑफ सीक्रेसी जो है वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमोटर की, एक प्रमोटर की क्या पोजीशन रहती है, एक प्रमोटर जो है वो एजेंट और ट्रस्टी दोनों ही नहीं होता, ठीक है, प्रमोटर होता है। इफ़ अ प्रमोटर डज नॉट डिस्क्लोज द सीक्रेट प्रॉफिट्स अर्नड बाय हिम एंड द कंपनी गेट्स टू नो अबाउट इट, ऐसे प्रॉफिट जो प्रमोटर ने अर्न किए हैं लेकिन वो बता रहा नहीं है, सीक्रेट रखा है उसने और कंपनी को पता चल जाता है, तो क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है, जी कर सकती है, रिकवर कर सकती है प्रमोटर्स को पे किया हुआ प्राइस, जी बिल्कुल कर सकती है, एंड डैमेज क्लेम कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, ठीक है, और जो भी फिर केस का फैसला होगा वो अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MOA मेमोरेंडम एसोसिएशन में कम से कम इतने लोगों के साइन होने चाहिए पब्लिक कंपनी में, एंड कम से कम इतने लोगों के साइन होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में, तो ये पब्लिक के लिए चाहिए हमें 7 और प्राइवेट के लिए चाहिए 2, ये तो पता नहीं कितनी बारी क्वेश्चन आ गया सेम टॉपिक पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द रजिस्ट्रार टू गेट अ कंपनी रजिस्टर्ड, तो बेसिकली AOA भी हमें देना है, प्रोस्पेक्टर ऑफ डायरेक्टर्स भी हमें देना है, एंड डिक्लेरेशन भी देनी है, और साथ में MOA भी देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ नोन एज द सिचुएशन क्लॉज या डोमिसाइल क्लॉज, तो बेटे डोमिसाइल क्लॉज से ध्यान दो, कहाँ पर रहते हैं हम, डोमिसाइल मतलब हमारा निवास प्रमाण पत्र होता है ना, तो कहाँ पर निवास कर रही है कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इंटरनल मैनेजमेंट के, इंटरनल मैनेजमेंट किस में आता है, AOA में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर हम MOA के बाहर काम कर रहे हैं तो कैसा होता है भाई जी, इनवैलिड होगा और इन्फोर्स्ड होगा, बिल्कुल ही इनवैलिड है और बिल्कुल ये चीज़ इन्फोर्स्ड है कि आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ईदर हैव इट्स ओन आर्टिकल और मे अडॉप्ट, जो पब्लिक कंपनी है वो या तो अपना एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना ले, ठीक है, AOA बना ले, या फिर वो टेबल B से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना होता है भाई, ये डिपेंड करता है ऑथराइज्ड कैपिटल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट कंसेप्ट ऑफ असेट आर ऑलवेज इंक्लूड, कि भाई कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि असेट्स कैसे वैल्यूएट किए जाने चाहिए, परचेज प्राइस पर या हिस्टोरिकल प्राइस पर, जिस पर हमने परचेज़ किया है या हमें जो कॉस्ट लगी है उसी वैल्यू पर जो असेट है वो रजिस्टर होगी, सॉरी एंटर होगी आपके बैलेंस शीट में। नेक्स्ट, X एंड Y थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो हमने मोटिवेशन की थ्योरीज के अलग से क्लास दी थी उसमें किया था, तो ये था आपका हर्जबर्ग की हर्जबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी था, जिसमें था कि भाई एक हाइजीन फैक्टर्स होते हैं और एक मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं। मैस्लो का हिरार्की थ्योरी था जिसमें नीड की हिरार्की बताई गई थी। आउची की Z थ्योरी थी एंड मैकग्रेगर की X एंड Y थ्योरी थी, ठीक है। X पहले उन्होंने X थ्योरी दिया, फिर थोड़ा सा रिवाइव कर दिया एंड Y थ्योरी दिया था, तो मैकग्रेगर विल बी दी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलीगेशन इज डन ऑफ, डेलीगेशन किसका किया जाता है, डेलीगेशन किया जाता है आपका अथॉरिटी का। डेलीगेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र कर देना, अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर सकते हो आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अकाउंटेबिलिटी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है, तो अथॉरिटी का डेलीगेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जिम बैंक कब बनी थी भाई, एग्जिम बैंक होता क्या है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को सपोर्ट करता है, तो ये हुआ था आपका 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लू चिप कंपनी, ब्लू चिप कंपनीज क्या होती हैं, जो किसी देश के इकोनॉमी में या GDP में या नेशनल इनकम में एक रेप्यूटेटेड
जो है वो पोजीशन रखती हैं। तो फाइनेंशियली साउंड कंपनी जो हैं वो आपकी ब्लू चिप कंपनीज कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज BEP पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। डबल एंट्री सिस्टम के फादर लूकस पैसियोली क्यों हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी बुक लिखी थी कौन सी, कंप्यूटिस दे स्क्रिप्चरिस, ठीक है, जिसमें इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। चाहे आप डबल एंट्री सिस्टम बोल लें, चाहे अकाउंटेंसी बोल लें, चाहे आप डेबिट क्रेडिट रूल्स बोल लें, तीनों के फादर ही आप लूकस पैसियोली को ही बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के गवर्नर, तो बेटा जी प्रेजेंट में RBI गवर्नर है शक्तिकांत दास, इससे पहले थे उर्जित पटेल, उससे पहले थे रघुराम राजन। ठीक है, अच्छा RBI गवर्नर के साइन होते हैं बाकी सारे नोट्स पर, ठीक है, 1 रुपये के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी के, बाकी सब पर RBI गवर्नर के। सो क्वेश्चन कंप्लीट, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द ओनर्स आर कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस। ओनर एंड बिजनेस दोनों अलग अलग हैं, ये कौन सा कंसेप्ट बताता है, ये बताता है आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसको सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स। तो बेटा जी डबल एंट्री सिस्टम आपका साइंटिफिक सिस्टम है, बाकी सारे जो है वो फुल्ली साइंटिफिक सिस्टम नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये कौन से अकाउंट का रूल है, ये है आपका व्यक्तिगत खाता या पर्सनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल का कौन सा है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, रियल अकाउंट का कौन सा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट अर्नड कैसा अकाउंट है, भाई ये हमारा इनकम है ना, इंटरेस्ट अर्नड हमारी इनकम है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, जिसने भी ये पेपर दिया है बहुत से क्वेश्चंस गलत हैं, इनके टिक पर मत जाना, PDF देख लेना ऐप पर। ठीक है, उसमें जो है मैंने टिक लगाए हुए हैं थ्रू रेड पेन या रेड कलर, ठीक है, वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट विथ, P&L अकाउंट कैसे स्टार्ट होता है, GP से, ट्रेडिंग से GP लेकर आते हैं, GP के बाद NP निकालते हैं हम P&L से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिंग अकाउंट कैसा अकाउंट है, भाई ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, सोचो, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, दोनों रियल अकाउंट। ठीक है, और आपका परचेज सेल्स दोनों रियल अकाउंट। तो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो आपका रियल अकाउंट माना जाता है। अगर P&L पूछ लेंगे, P&L में सारे आपके इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं, जो इनडायरेक्ट वाले होते हैं वो आपके नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, अगर आपसे P&L पूछ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल रेवेन्यू इनकम्स आर क्रेडिट टू, सारी इनकम्स एंड रेवेन्यू क्रेडिट की जाती हैं P&L अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट हैव डिफाइंड फिजिकल शेयर एंड आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस। भाई फिजिकली हमें दिख रही है, आइडेंशियल हो रही है, एग्जिस्ट करती है, तो वो कहलाती है हमारी मूर्त संपत्ति या टेंजिबल एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो विच शोज द proportion ऑफ प्रॉफिट्स रिटेन इन द बिजनेस आउट ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट। भाई हमने प्रॉफिट कमाया, उसमें से कुछ रिटेन करके रख लिया, बाकी हमने शेयर होल्डर्स को बांट दिया, तो उस रिटेन वाले रेशियो को हम क्या बोलेंगे, रिटेन अर्निंग रेशियो, कितना हम रिटेन कर रहे हैं अर्निंग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी का ब्याज जोड़ा जाता है किसमें, पूंजी में, बैलेंस शीट में याद है, कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग माइनस आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज चली जाएंगी तो क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल मिल जाएगी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कैपिटल गियरिंग रेशियो, हाई कैपिटल गियरिंग रेशियो, तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट कवरिंग। तो अगर ये ज़्यादा होगा, ये रेशियो ज़्यादा होगा, तो हमें पता चलेगा कि हमारी बोरोड कैपिटल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बोरोड कैपिटल बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, देखो वर्किंग कैपिटल पर असर पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, तो अभी करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ बराबर वर्किंग कैपिटल देखा था,
तो अगर ये वाली चीज़ कम हो जाएगी तो ये तो बढ़ जाएगी ना, क्योंकि अगर 100 में से पहले हम 50 माइनस कर रहे थे, अब 100 में से 40 माइनस कर रहे हैं तो 60 हो जाएगा ना, पहले 50 था तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष प्रवाह विवरण में फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है जो पैसा, उसका मतलब क्या है, सोर्स ऑफ फंड। कहाँ पैसा, एक ऑपरेशन से पैसा आना सोर्स है फंड आने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट इज, अगर हमने कोई फिक्स्ड असेट सेल की है तो वो क्या कहलाता है, वो होता है आपका नॉन ट्रेडिंग इनकम। नॉन ट्रेडिंग इनकम का मतलब है हमारे ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम गेन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि क्या पता, ठीक है, क्या है, ठीक है। सो बेसिकली नॉन ट्रेडिंग इनकम आपका कहलाएगा, सॉरी प्रॉफिट दिया हुआ है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है हमें सेल पर, ठीक है, तो ये आपका नॉन ट्रेडिंग गेन्स कहलाएगा। अगर अमाउंट होता सेल का तो वो होता इनकम, उस पर प्रॉफिट हो रहा है तो गेन्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश फ्लो एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, कैश फ्लो एनालिसिस किस पर बेस्ड है, आपका कैश कंसेप्ट ऑफ फंड्स पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछा ही नहीं हुआ है, यहाँ पर एलिमेंट्स आने चाहिए थे, तत्व आने चाहिए थे, ठीक है। P&L एंड बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग भी होना चाहिए था, तो इन क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। सो बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, शुद्ध लाभ और हानि पता करना और बिजनेस की सिचुएशन पता करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर एलिमेंट पूछेंगे तो ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट तीनों आते हैं, लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो C आ जाएगा आंसर, क्योंकि और कोई जो है एडुकेट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट ऑल ट्रांजेक्शन्स आर मेजरेबल इन द टर्म ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम लिखते हैं जो कि मनी में मेजर्ड हो, तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ही ये बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while putting the value or price of an entity in the business records the lowest price is recorded, ठीक है। जैसे कि हमने क्लोजिंग स्टॉक में पढ़ा था कि भाई मार्केट वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू जो कम होगी उस पर एंट्री होगी, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ये बोलता है, रूढ़िवादी प्रिंसिपल जो है वो ये बोलता है, ठीक है, कि भाई कम वैल्यू पर अगर हम लिखेंगे तो अगर फ्यूचर में उसका ज़्यादा वैल्यू मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमने ज़्यादा पे लिख लिया और कम पे मिला तो वो दिक्कत है। तो फ्यूचर के प्रॉफिट्स को प्रॉफिट नहीं मानना है, फ्यूचर के लॉसेस को लेकिन लॉसेस मानना है, ये बोलता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट है आपका रियल अकाउंट, क्योंकि ये हमारी एक असेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर, ये पूरा आपका किसका डेफिनेशन दिया हुआ है, अपन कितनी बार पढ़ा होगा आपने, अकाउंटिंग का डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में क्या होता है, पूरी अकाउंटिंग को रीवैल्यूएट किया जाता है और महंगाई की दर के हिसाब से अकाउंटिंग की जाती है, तो रीवैल्यूएशन इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग दैट रिकॉग्नाइज द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, इन द टाइम पीरियड व्हेन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑकर इंस्टेड ऑफ कैश रिसीव्ड, जब हम ऐसे अकाउंटिंग कर रहे हैं कि भाई अगर हमने ड्यू हो गया तो हम अकाउंट लिख देंगे, ज़रूरी नहीं है कैश मिला या नहीं मिला, तो इसको हम बोलते हैं अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग। और जब हम कैश बेस पर काम कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग वेयर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्ड विल ऑकर व्हेन कैश इज रिसीव्ड, अभी ऊपर बात की थी कैश बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स इज ऑल्सो नोन एज, ऐसे फ्यूचर अभी के ऐसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो पहले हमने कुछ काम किया था उसकी वजह से हुई है, तो ये हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द असेट आफ्टर डिडक्टिंग लाइबिलिटीज़, जो ऐसी हमारा पोर्शन जो कि असेट्स में से लाइबिलिटीज़ घटाने पर आ रहा है, तो भाई क्या है, कैपिटल बचा ना, इक्विटी बचा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वेंशन कंसेप्ट एंड रूल्स जो हम
प्रैक्टिस कर रहे हैं अकाउंटिंग में वो होते हैं गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो बेटा जी यहाँ पर ध्यान रखना, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, सैलरी, ये सब आपका नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन जैसे ही इनके आगे प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूअल, अनएक्रूड ये सब लग जाता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में गिनी चुनी चीज़ें आती हैं आपकी, कैपिटल, ड्राइंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, ठीक है। तो ये पर्सनल अकाउंट होगा। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ये वाला, लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में 3 होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, तो ये सब आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मीन्स दैट कैश इज रिसीव्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम द प्रोपराइटर, तो प्रोपराइटर से पैसा रिसीव हुआ है, ओनर से पैसा रिसीव हुआ है, तो इसमें से कौन सी एंट्री ऐसी है? गुड्स ब्रॉट किए हैं, नहीं। बिजनेस स्टार्ट किया है, जी बिल्कुल, ठीक है। एंड कमीशन चार्ज की है, नहीं, तो ए विल बी दी आंसर। नेक्स्ट, कैश बुक जिसमें बैंक और कैश दोनों के ट्रांजैक्शन होते हैं वो होता है आपका 2 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम में क्या होता है? डिस्काउंट का कॉलम और आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स्ड एसेट आपका क्या कहलाता है? फिक्स्ड एसेट जब हम बेच रहे हैं तो वो कैपिटल रिसिट होता है, कैपिटल रिसिट, पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है। पूंजीगत प्राप्ति तो लंबे टाइम के बाद हो रही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट निकालने के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बीई कौन बनाता है? बीई कौन बनाता है? बीई बनाता है जिसको पैसा लेना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिटर बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस मीन्स, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? उसके प्रॉफिट एंड लॉस पता करना, उनके इनकम एक्सपेंसेस पता करना, लिक्विड फंड्स पता करना, या बिजनेस ओन्स एंड अदर इट ओन्स एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट पर बिजनेस क्या ओन करता है एंड दूसरे लोग बिजनेस पर क्या ओन करते हैं, मतलब असेट्स एंड लायबिलिटीज। क्वी लैंग्वेज को चेंज कर दिया है, डी विल बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स टू राम 450 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 550, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? हमने सेल किया राम को 450 का, लेकिन सेल्स अकाउंट में हमने लिख दिया 550, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा भाई? सेल्स अकाउंट ही तो इफेक्ट होगा, ठीक है। सॉरी नहीं, उसके अकाउंट में, हिज अकाउंट में हमने चेंज किया है तो राम का अकाउंट इफेक्ट होगा, सेल नहीं, राम का अकाउंट इफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड फर्नीचर वॉज ₹1500, इट वॉज सोल्ड फॉर 500, द डिफरेंस इज, पुराना फर्नीचर था 1500 का था, 500 में बेच दिया। और ऐसी चीज़ें जो लंबे टाइम के बाद होती हैं ना, तो अगर ये पूछता कि ये है क्या, तो ये है आपका कैपिटल रेवेन्यू, लेकिन इसका जो डिफरेंस पूछा गया है वो आपका लॉस है, तो रेवेन्यू लॉस नहीं होगा, कैपिटल लॉस होगा, क्योंकि लंबे टाइम के बाद फर्नीचर रोज़ रोज़ नहीं बिकता है, पूंजीगत हानि होगी ये हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज जर्नल वुड अफेक्ट, परचेज जर्नल को ज़्यादा लगा देना किसको इफ़ेक्ट करेगा? भाई परचेज अकाउंट को इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने परचेज जर्नल को लगाया है सिर्फ। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट जब हम अलाउड करते हैं इशू पर तो वो हमारे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं आपका? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो ना कैपिटल नेचर के होते हैं ना रेवेन्यू नेचर के होते हैं, बीच के होते हैं, इनको हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट किस पर बेस्ड है आपका? According to the money measurement concept, which transaction will be recorded in the books of account? तो बेटा जी हेल्थ ऑफ मैनेजर, नहीं, हम मेज़र कर सकते हैं क्या? नहीं। क्वालिटी ऑफ गुड्स, ना जी, क्वांटिटी हम लिखेंगे। क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ना जी, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी पेड टू रहमान वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज पेमेंट टू रहमान, सैलरी की जगह हमने पेमेंट का काम कर दिया, तो ये कौन सी हमारी गलती है? ये हमारी प्रिंसिपल की गलती है, क्योंकि हमें प्रिंसिपल्स नहीं पता। ऐसे ही जैसे हमने मशीन खरीदी, उसके इंस्टॉलमेंट का खर्चा हमने नॉर्मल खर्चे में लगा दिया, तो ये हमारा प्रिंसिपल एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या शो होगा, वेजेस, ना जी ट्रेडिंग में जाती हैं। कैरिड इनवर्ड, ना जी ट्रेडिंग में जाता है। कैरेज आउटवर्ड P&L में जाता है, तो नन ऑफ द अबव विल बी दी आंसर। BRS बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कस्टमर बनाता है पासबुक एंड कैशबुक के डिफरेंस को पता करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंस आर द एग्जाम्पल ऑफ, माइंस या खाने, जो कोयले की खान, सोने की खान, ऐसी खाने वेस्टिंग एसिड का एग्जाम्पल है, जो धीरे धीरे वेस्ट होती जाती हैं, लास्ट में वेस्ट बच जाता है, बस खोखला ज़मीन। नेक्स्ट, रियल अकाउंट रिकॉर्ड्स, रियल अकाउंट किस में डील करता है, गेन्स एंड लॉसेज में, ना जी ये तो नॉमिनल अकाउंट होता है। कमोडिटीज़ हो सकता है। क्रेडिटर एंड डेटर्स, ना जी पर्सनल अकाउंट होता है। कमोडिटीज़ होता है आपका रियल अकाउंट। लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हैं बच्चे लोग। ऑडिटिंग क्या होता है, या आपका अंकेषण क्या होता है, ये होता है आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स का एग्जामिनेशन, कि फाइनेंशियल अकाउंट को दोबारा से चेक किया जा रहा है। कौन करता है, ऑडिटर। ऑडिटर कौन होता है, CA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नल आर ऑल्सो रेफर टू द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइबिलिटी। फ्यूचर के बेनिफिट, ना जी। रिसोर्सेज, ना। खर्चे, ना। खर्चे तो अभी के हैं। फ्यूचर के जो हमारे कर्तव्य हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वो आपकी लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या आता है। अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग द क्वांटिफिएबल इकोनॉमिक इवेंट्स। एक ऐसे इकोनॉमिक इवेंट जिसको मात्रात्मक रूप में हम मेज़र कर सकते हैं, उनको हम लिखते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो आंसर विल बी C। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग हमें कैसी इंफॉर्मेशन देती है, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, जी बिल्कुल ये तो देती है। कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, ये भी देती है कि भाई कितनी इनकम है, कितनी लायबिलिटी बनेगी टैक्स की। कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स, जी बिल्कुल। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड आवर 150 क्वेश्चंस। आई होप समझ में आए होंगे। इन्हीं तरह से, इसी तरह क्वेश्चंस हम लोग जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ वीडियोज़ जो हैं वो आपकी अपलोड हो चुकी हैं ऑन द चैनल। ठीक है, बाकी भी अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, सो हेयर आई एम एंडिंग द सेशन, क्योंकि अब आपको करना है इसका दोबारा से रिवीजन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बाय बाय, क्योंकि आपके एग्जाम की तैयारी है, DNS की जिम्मेदारी। टेक केयर।